जय हिंद वॉरियर्स। मैं हूं कृष्णा द सोल्जर एंड आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द सोल्जर्स गाइड में। एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना मिशन कॉम्बैट बैच। बट द ट्विस्ट इज़ दैट कि मिशन कॉम्बैट इस बार हमारा होने वाला है मैथमेटिक्स को लेकर के। तो कलर चेंज कर लेता हूं, फिर बताता हूं आज की कहानी आपको, ठीक है। एंड जो मिशन कॉम्बैट बैच है इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं इनकी तैयारी कर रहे हैं वो मिशन कॉम्बैट बैच को फॉलो कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टेक्निकल मैथमेटिक्स, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड, शॉर्ट ट्रिक्स और कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इस मिशन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक से जो हर एग्जाम में बार बार आता है, दैट इज़ योर सेट्स एंड रिलेशन। बच्चों के मन में डर रहता है इस टॉपिक के लिए एंड मैं वही डर आज आपका निकालने आया हूँ, ठीक है। एंड मेरा फोकस रहेगा कि एनसीईआरटीज़ को लेकर के, क्योंकि आपको पता है चाहे वो एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आईसीजी हो, कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में। बट फिर भी बच्चे इसको निगलेक्ट करते हैं। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जो पढ़ा रहे हैं इन एग्जाम्स का, बट वो एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो कोई भी स्टैंडर्ड बुक एक उठा ली उन्होंने, जिसको सॉल्व करवा दिया यूट्यूब पर आकर के, वो बस चले गए। इसीलिए बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने गलत टीचर चूज कर रखा है, गलत कंटेंट आप पढ़ रहे हो। आज की डेट में एनसीईआरटी को फॉलो करना भाई मस्ट है। मैं एनसीईआरटी तो साथ ही साथ कराऊंगा आपको, साथ में कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलूंगा। कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है मेरे भाई। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ पेशेंस के साथ पढ़ा जा सकता है। अगर आपको एक दिन में मैथमेटिक्स पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे भाई। सोचते हो कि एक दिन में ही आपसे पीवाईक्यू बनने लगे, नहीं बनेंगे। यू हैव टू बी पेशेंस, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके आप मैथमेटिक्स सीख पाओगे, ठीक है। और दोस्तों ये बैच एक नॉर्मल क्लास नहीं है, ये एक सोल्जर स्टाइल ट्रेनिंग है। यहाँ डिसिप्लिन भी होगा, स्पीड भी होगी, एक्यूरेसी भी होगी। आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, दैट इज योर सिलेक्शन, राइट। अगर आप डिफेंस यूनिफॉर्म का सपना देखते हो तो ये बैच आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है मेरे भाई। क्योंकि मैंने जो सीखा है ना, ट्रेनिंग से लेकर बैटल फील्ड तक, वो सब एक चीज़ सिखाता है, प्रिपरेशन शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द कंपटीशन, राइट। तो जोश तुम्हारा हाई होना चाहिए और कमेंट में मुझे दिखना चाहिए वो जोश। तो चलिए वॉरियर्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना मिशन कॉम्बैट बैच। और आज की क्लास सेट थ्योरी के नाम, ठीक है, बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग फिनिश। लेट्स बिगिन। चलो, ये तुम्हारे सामने इंटरफेस खुल गया है। तुमने ये कलर, ये हेडिंग्स, ये जो भी लिखा है तुम्हारे सामने, ये सब तुमने एनसीईआरटी की बुक्स में कहीं ना कहीं देखा होगा। समझ आई बात को? हाँ भाई, ये देखा तो है हमने, लेकिन तुमने कभी पढ़ा नहीं है इनको। मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं तुमको यहाँ से उठाऊंगा, रिलेट करते हुए चीज़ें समझाऊंगा सारी की सारी। एंड बिलीव मी, एक वीडियो तुम देखो और तुम पाओगे कि सेट्स एंड रिलेशन तुम्हारा आज स्ट्रांग होने वाला है। कई बच्चों को डर लगता है इस चैप्टर से, और आज ये चैप्टर मैं तुम्हारी नसों में घोल दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस तुमको करना एक ही काम है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना है। और वीडियो के बीच में तुम्हें जहाँ कहीं ये फील आए कि हाँ भैया एफर्ट डाल रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है और अब मुझे मज़ा आ रहा है मैथ्स में, तुम्हें लगने लगे, वहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना। तब तक लाइक भी मत करो वीडियो को तुम, एंड शेयर कर देना उसके बाद, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका मैं कलर तो ठीक है, ये लेता हूँ, ओके। सबसे पहले हमारा है कि समुच्चय और उनका निरूपण। हिंदी वाले हिंदी पर फोकस करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पर करेंगे। मैं बाइलिंगुअल समझाता हुआ चलूंगा तुमको। तो आर टॉपिक इज सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, कि सेट्स होता क्या है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो देखो, इसको तुम गोली मार दो थोड़ी देर के लिए। सबके घर में किचन है, ये बताओ मेरी बात। किचन है भाई? हाँ भैया किचन तो है। तो किचन का मैथ से क्या रिलेशन है? देखो, किचन में क्या क्या होता है? किचन में बर्तन होते हैं। बर्तन में क्या क्या होता है? बर्तन में थाली होती है, चम्मच होती है, मेरे घर में तो भाई कटोरी भी होती है, और कोई बहुत अमीर है तो उसके घर में गिलास भी होगा। देखो, देसी तरीके समझा रहा हूँ एकदम तुम्हें, ठीक है। अब एक तुमने कभी नोटिस की चीज, घर में मम्मी बर्तन धोती हैं, बर्तन धोने के बाद जब किचन में जाती हैं तो थाली के नीचे थाली लगाती हैं, चम्मच को चम्मच के साइड रख देती हैं, कटोरी के ऊपर कटोरी रखती हैं, और ग्लास के ऊपर ग्लास रख देती हैं। मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी एक्चुअली एक सेट बना रही हैं, कि एक थाली का सेट बना दिया, एक चम्मचों का सेट बना दिया, कटोरी का सेट बना दिया, ग्लास का सेट बना दिया। बोलो हाँ भैया, बात तो आप सही कह रहे हो। क्यों करती मम्मी ऐसा? पूछना कभी उनसे। वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि कभी रिश्तेदार आ जाएं, मेहमान आ जाएं, और तुमको थाली ढूंढनी है तो तुम सीधा यहाँ जाओगे थाली वाले सेट में और एक थाली निकाल दी। चम्मच ढूंढनी है तो तुम यहाँ नहीं ढूंढोगे, चम्मच ढूंढनी है तो यहाँ ढूंढोगे। चम्मच निकाली, कटोरी निकाली, ग्लास निकाला। क्योंकि सेट क्या करता है, हमको ईजी तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करा देता है। एक जैसी चीज़ें एक जगह रख दिया, उसका तुमने सेट बना दिया। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? मुझे रिस्पॉन्स चाहिए कमेंट में। आ ही गई होगी, ठीक है। तो एक जैसी चीज़ों को एक जगह अरेंज करना,
उसको सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अभी यहाँ पर मत देखना, थोड़ा यहाँ देखो, वही चीज़ मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखी है इन्होंने कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित मतलब क्या है? सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या? यही कि थाली में थाली थाली है सारी, चम्मच में चम्मच ही चम्मच है और कुछ नहीं है, कटोरी में कटोरी ही कटोरी है और कुछ नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड हो गया, एक सुपरिभाषित हो गया, एक परिभाषा के अकॉर्डिंगली तुमने रख दिया चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, समझ गए? उस संग्रह को, संग्रह मतलब क्या होता है? ग्रुप। उस ग्रुप को देखो ना, कई सारे ग्रुप बन गए यहाँ पर, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप। तो ये एक ग्रुप है, उस ग्रुप को जिसमें सब चीज़ कैसी है? ऑर्डर्ड वे में है, सुपरिभाषित तरीके से है, उसको क्या बोलते हैं? उसी को समुच्चय बोलते हैं। बोलो, समझ आया? उसको समुच्चय बोलते हैं। अब ये तो हो गया समझने वाला तरीका। अब हम मैथमेटिकल चीज़ों को समझेंगे कि गणित में कैसे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखो, चलो अब इसको एक लाइन पढ़ लेते हैं हम, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। देखो यहाँ पर, दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं। ठीक है, कर ली हमने भी। जैसे ताश की गड्डी हो गई, व्यक्तियों की भीड़ हो गई, वो भी तो संग्रह है, ग्रुप है। क्रिकेट की टीम हो गई, सही बात है, वो सारे के सारे ग्रुप्स हैं। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। जैसे अब गणित में क्या क्या चर्चा कर रहे हैं? प्राकृत संख्याओं का संग्रह, अच्छा, बिंदुओं का संग्रह, कई सारे पॉइंट का एक ग्रुप, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। विशेषतः हम निम्नलिखित संग्रह पर विचार करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए कह दे कोई कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, यानी 10, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ऑड विषम प्राकृत संख्याएं, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो मेरे भाई तुम सबको पता है, पहली तो 1 हो गई, ये देखो विषम भी है और प्राकृत भी है, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई। अब 11 तुम लोगे तो वो 10 से बड़ी हो जाएगी। यानी कि अगर पूछे कोई कि इस चीज़ का सेट बनाओ, तो उस सेट में कौन कौन आएगा? 1, 3, 5 और 7, यही तो आएगा उस सेट में, उस समुच्चय में। ये सुपरिभाषित है क्योंकि ये 10 से कम है सारी की सारी। अब सेट को जब भी लिखते हैं तो उसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये वही अपना किचन है, किचन में इसमें क्या है? इसमें कई सारी थाली या कटोरी रखी, मान के चलो, क्या रखी है? कटोरी रखी है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा सेट कहलाएगा एक। और इसके अंदर जो लिखी है, जो क्या है? कटोरी, उसको बोलते हैं अवयव। गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। यही चीज यहाँ देखो लिखी है, समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। कहने का मतलब यहाँ फोकस करो, अंदर जो भी है ना समुच्चय में, उसको अवयव बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करूँ तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? एलिमेंट। तो अगर इस समुच्चय की बात करोगे तुम, इस समुच्चय की, तो यहाँ पर 1 क्या है? अवयव है। 3 क्या है? अवयव है। 5 क्या है? अवयव है। 7 क्या है? अवयव है। अवयव है या फिर एलिमेंट है या फिर सदस्य है, जो भी उसके अंदर है। ठीक है, बोलो हाँ सर, एक बात समझ आ गई हमको। चलो अब आगे क्या समझना है तुमको? आगे ये समझना है, तुमने लिखा 1, 3, 5, 7, क्या ऐसे ही लिखते हैं हम? नहीं, इन अवयवों को तुमको अलग अलग करना पड़ेगा। उसके लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। इनके बीच में किसका यूज करेंगे? कॉमा को। तो एक रूल बन गया कि समुच्चय के अवयवों को, अब अवयव तुम रिलेट कर पा रहे हो किन की बात कर रहा हूं मैं इनकी बात कर रहा हूं। समुच्चय के अवयवों को कॉमा द्वारा अलग अलग लिखते हैं, कॉमा से पृथक करते हैं। तो कॉमा से कर दिया। अब ऐसे लिखोगे तो भाग नहीं जाएंगे। घर में कटोरी या थाली जो भी है उसको एक बॉक्स में रखते कि नहीं रखते हैं, तो इनको भी बंद करना पड़ेगा। और बंद करते हैं हम इस वाले ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से। इससे क्या करते हैं हम? बंद कर देते हैं। इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? इसको हिंदी में तो बोलते हैं मझला कोष्ठक, इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, मझले कोष्ठक में इसको हम बंद करते हैं। तो ये हो गया सेट को लिखने का तरीका। अब इस सेट की एक पहचान भी होनी चाहिए। जैसे तुम्हारा भी कोई नाम होगा, तुम जहाँ रह रहे हो उस गांव का नाम होगा, उस शहर का नाम होगा, जिस देश में रह रहे हो उस देश का नाम होगा। जब मेरे भाई दुनिया में सबका नाम है, तो इस सेट को गुमनाम कैसे छोड़ दोगे तुम? इसको भी कोई नाम दोगे। तो नाम देने के लिए, जब भी सेट को नाम देने की बारी आए, तो हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। कैपिटल लेटर किसका? इंग्लिश का। इंग्लिश का कैपिटल लेटर। तुम ए लिख सकते हो इसको, तुम बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, डी ई एफ जी से लेके जेड तक कुछ भी नाम दे सकते हो किसी भी सेट को, तुम कंप्लीटली फ्री हो। तो अब मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं कि इस सेट को लिखना हो तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो सारे अवयव लिखेंगे हम, एलिमेंट्स लिखेंगे। सॉरी, इसमें 9 भी था, इसमें 9 भी था, 10 से छोटा है ना 9, हाँ 9 भी था।
और उसको करली ब्रैकेट में बंद करेंगे और कोई भी इंग्लिश का, जैसे बी है तो बी नाम दे दिया हमने इसको। तो बी एक सेट है जिस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 3 5 7 9। थोड़ा थोड़ा इमेज क्लियर हो रही है सेट की, थोड़ी थोड़ी, कि हाँ सेट कुछ कुछ ऐसा होता है और हमें ऐसा ऐसा करना होता है। ये एक्चुअली गणित का वो चैप्टर नहीं है जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग हो, बहुत सारे फॉर्मूलाज हों, ऐसा चैप्टर बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। एक कॉपी एक पेन लेके बैठना, जहाँ जहाँ तुम्हें नोट करने के लिए लगे चीज़ें वहाँ वहाँ नोट करते हुए चलना, ठीक है। बाकी इसका भी पीडीएफ का जो प्रिंट आउट है जो डिजिटल फॉर्मेट में, वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो भाई जिनको नहीं पता है, टेलीग्राम पर जाना, द सोल्जर्स गाइड सर्च कर लेना, द सोल्जर्स गाइड, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको सर्च करोगे तब भी मेरा टेलीग्राम तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर सारे के सारे पीडीएफ बुक्स सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। चलो और देखते हैं थोड़ा सा इसमें और क्या क्या लिखा है। एक और एग्जांपल है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी ये भी क्या एक समुच्चय है। जैसे मैं कह दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। हिंदी मीडियम में मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम में यार काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है। बाकी मैं तो खुद इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो सबको पता है इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अल्फ़ाबेट में वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं। अब इन एलिमेंट्स को अलग अलग कैसे करेंगे हम, कॉमा लगा करके। तो हमने सब में क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। इसको बंद किस में करेंगे, करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसको कोई ना कोई नाम भी देना पड़ेगा तुम्हें, और नाम देते हैं कैपिटल लेटर में। अगर तुमने ऐसा नाम दे दिया कि ए बराबर ये समुच्चय है तो ये गलत हो जाएगा, तुमको कैपिटल ए देना पड़ेगा। हाँ कैपिटल बी दे सकते हो, कैपिटल सी दे सकते हो, वो फ्री हो तुम, बस कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो ये एक समुच्चय बन गया हमारा, ठीक है। अब ये क्या है, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, इसका समुच्चय कैसे बनाओगे तुम। ये एक्चुअली तुमसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा है, इनको तो दोस्तों को क्वेश्चन के तरीके से समझा दिया मैंने तुम्हें। भारत की नदियाँ, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, ये बता रहा है कि क्या ये समुच्चय है या नहीं, वो तुम बताओ। समुच्चय की डेफिनेशन क्या कहती है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। तो त्रिभुज का संग्रह तो बना लोगे तुम, सुपरिभाषित भी बना सकते हो उसको। जैसे मैं कह दूं समद्विबाहु त्रिभुज का या समबाहु त्रिभुज का संग्रह, जिसकी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। कई सारे त्रिभुज आ जाएंगे उसमें, समुच्चय बन जाएगा। अगर मैं तुमसे कह दूं कह दूं भारत के सबसे महान राजनेता का संग्रह, क्या ये समुच्चय है, ये बताओ सोच के तुम। ये बताओ भारत के सबसे महान क्रिकेटर का संग्रह, क्या ये समुच्चय है। सोचो। अब अगर तुम पहले क्वेश्चन को देखोगे तो यार राजनेता मतलब क्या है, पॉलिटिशियन। किसी की नज़रों में जो मोदी जी हैं वो महान है, किसी की नज़रों में राहुल गांधी जी महान है, तो किसी की नज़रों में अटल बिहारी वाजपेयी जी महान है। तो क्या ये सुपरिभाषित हो सकता है, ये सुपरिभाषित है ही नहीं। किसी की नज़रों में कुछ और एलिमेंट आ रहा है, किसी की नज़रों में कुछ और एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसको तुम सुपरिभाषित कर ही नहीं सकते हो कि भारत के सबसे महान क्रिकेटर का संग्रह, क्या ये समुच्चय बनेगा तुम्हारा। देखो अभी चल रही है 2025, आज की डेट में कोई महान क्रिकेटर दूसरा है। सपोज कोई शुभमन गिल को मानता है, ठीक है, कोई रोहित शर्मा को मानता था, कोई विराट को मानता है, कोई मानता है सचिन को। तो सबकी नज़र में सबका ओपिनियन अलग अलग है, तो इसको तुम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते हो। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो बदले ना कभी, जो हमेशा एक ही चीज़ पर कायम रहे। तो भारत के सबसे महान क्रिकेटर का संग्रह इज़ नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, राइट। अच्छा अभी यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा। मैंने बता दी तुमको ये बात यहाँ पर।
थर्ड पॉइंट कह रहा है कि समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब इसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे उनको इंग्लिश के छोटे लेटर से डिनोट करेंगे हम। इस पर तो मैथमेटिकल फॉर्मेट में था 1 3 5 7, कोई इशू नहीं है। अगर हमें अंदर अवयव लिखने हैं इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ऐसे करते हुए। और नाम कैसे देंगे हम, नाम कैपिटल में देते हैं, ठीक है, वही सेम चीज़ थी। आगे तीसरा पॉइंट इसमें है कि हम नीचे ऐसे समुच्चय के कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट सेट्स जो तुमको पता होने ही चाहिए। कहीं पर अगर एन लिखा है कैपिटल में तो उसका मतलब होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 फिर 2, पूरी पूरी संख्याएं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। पूर्णांकों की मैं अगर बात करूं तो पूर्णांक में पूरे पूरे अंक तो हैं ही, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, और इसमें जीरो भी आ जाता है, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। भाई नेगेटिव भी तो पूरे पूरे नंबर होते हैं। पूर्णांक का मतलब ही क्या है, पूरे पूरे नंबर। तो इसमें साथ में -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, अप टू डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। तो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जितने भी नंबर्स आएंगे, पूरे पूरे, पॉइंट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फ्रैक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पूरे नंबर, वो सब पूर्णांकों का समुच्चय होगा। परमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, ऐसी संख्या जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। किसमें, p/q के फॉर्मेट में लिख सकें। बटे वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या है, ठीक है, जैसे 1/2, 1/3, -1/4, समझ रहे, ये सारे जो नंबर्स हैं ना, ये परमेय हैं। क्या 2 परमेय है, हाँ, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं तो ये बन गई ना p/q फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में हम विस्तार से दूसरे लेक्चर में चर्चा कर लेंगे, इनके डिटेल में, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है तुम लोगों को आता भी उतना बेसिक। अभी सिर्फ इतना देखो कि कौन सा पूर्णांक क्या होता है। आर होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर्स, यानी आयोटा नहीं आएगा इसमें, और रूट के अंदर माइनस वाली नंबर्स नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। जेड प्लस है धन पूर्णांकों का समुच्चय, जेड था पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसमें से जो पॉजिटिव वाले हैं ये सारे बन जाएंगे क्या तुम्हारे, जेड प्लस, और ये सारे नेगेटिव वाले क्या बन जाएंगे, जेड माइनस, ठीक है। क्यू प्लस क्या है, धन परमेय संख्याओं का समुच्चय, वही इनमें से ना पॉजिटिव पॉजिटिव निकाल लो। और आर प्लस क्या है, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इनको तुमको पता होना चाहिए कि ये कौन क्या होता है। अगला देखो, यहाँ पर है, अभी इसको रूल को पढ़ना। यदि ए समुच्चय ए का अवयव है, कोई ए एलिमेंट है इस बड़े वाले सेट का, ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ यहाँ तुमको। जैसे मैंने एक सेट लिखा ए बराबर, इसके अंदर एलिमेंट लिख दिए मैंने 2 4 6 8 10, चलो लिख दिया। अब तुमसे पूछ रहा हूँ मैं कि ये जो 4 है क्या वो ए में है, तो तुम कहोगे 4 ए में है। अब इसी बातचीत को जो मैंने अभी कहा है, ये जो 4 है वो ए में है, इस बातचीत को सेट थ्योरी के चैप्टर में कैसे लिखते हैं, इस वाले चिन्ह से, इस वाले चिन्ह से। ये लेटा हुआ ई है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो हम बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, 4 बिलोंग्स टू ए। अब बताना, जैसे मैं लिखूंगा 6, क्या 6 ए में है, तो तुम कहोगे सर बिल्कुल 6 ए में है, तो क्या लिखेंगे हम, 6 बिलोंग्स टू ए। जैसे मैं कह दूं 8 ए में है क्या, तो क्या बोलोगे, 8 बिलोंग्स टू ए। 8 देखो ना, 8 इस ए सेट में है, तो क्या बोलोगे, 8 बिलोंग्स टू ए। अच्छा मैं पूछूं क्या 9 है इसमें ए में, तो तुमने देखा 2 4 6 8 10, 9 तो था ही नहीं कहीं, तो क्या लिखोगे, 9 बिलोंग्स टू को कट कर दो, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ आई बातचीत, यानी अगर कोई एलिमेंट उस सेट में है तो हम बिलोंग्स टू लगाएंगे, और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे। क्लियर हो गया, वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने, ठीक है, इसको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इसका नाम एप्सिलॉन है, मतलब इसका ये होता है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का। अच्छा, किसी समुच्चय को लिखने की 2 विधियाँ होती हैं, 2 फॉर्मेट होते हैं, पहला रोस्टर, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर फॉर्मेट, ठीक है, या इसी को सारणीबद्ध भी बोलते हैं। तुमको इनके नाम पता होना चाहिए और कैसे लिखते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो पहला देखो, रोस्टर विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। मतलब जब तुम्हें ऐसा लिखा मिले ना समुच्चय, ऐसा एक टेबल के फॉर्मेट में, ऐसा 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 ऐसा, तो समझ जाना वो कौन सा मेथड है, वो है
रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड देखो, इसमें क्या है कि अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब वही कॉमा लगा लगा कर अलग किया जाता है अवयवों को, और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। ये देखो मझला कोष्ठक हो गया, मझले कोष्ठक में लिख रहे हो और कॉमा लगा लगा के अलग कर रहे हो, तो यही बोल रहा है वो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, 7 से कम सभी समधन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में करो। मैं तुमसे ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा भी। और मेरे भाई एक चीज दिमाग में रखना, तुम अगर कोई टीचर तुम्हें ट्रिक से पढ़ा रहा है ना, ट्रिक से, अभी इसमें तो कोई ट्रिक लगेगी नहीं, खैर ये तो बेसिक्स है कि ट्रिक लगाई उसने और ऑप्शन देखे और फटाफट मार दिया टिक, तो मेरे भाई दूर हो जाओ उस टीचर से। ये ट्रिक जो है ना, देखने में मजा आता है बहुत ज़्यादा और अच्छा लगता है कि हाँ ट्रिक से हो गया सवाल। जब एग्जाम में बैठोगे ना, ये ट्रिक कभी याद नहीं आएगी तुम्हें, तुमको मेथड ही याद आएगा वहाँ पर। कई सारे बच्चे इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रिक के भरोसे रहते हैं। एग्जाम में इतना टाइम मिलता है तो मेथड से कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 7 से कम सभी समधन पूर्णांक, तो कौन कौन होते? पहला 2, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। 8 तो बड़ा हो गया 7 से, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा है, बस मझले कोष्ठक में बंद किया इनको, एलिमेंट्स को कॉमा से अलग कर दिया, हो गया हमारा आंसर। अगला देखो एग्जाम्पल, संख्या 42 को विभाजित करने वाली, मतलब डिवाइड करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, कौन कौन नंबर इसको डिवाइड करेगा? सबसे पहले तो 1 डिवाइड करेगा, 1 तो सबको डिवाइड करता है, 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 भी काट देगा। उसके बाद 8, 9, 10 ये नहीं काट पाएंगे, 14 से डिवाइड हो जाएगा, 21 से डिवाइड होगा और फिर 42 से डिवाइड होगा। 42 से आगे जाओगे तो ये क्या कह रहा है, 42 के बाद तो डिवाइड ही नहीं होगा ये, है ना। तो ये वो सारे नंबर्स हैं जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा एक सेट बन गया और सेट के एलिमेंट्स को हमने कॉमा से अलग अलग कर दिया, उसके बाद इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। बोलो समझ आ गया? ये जो विधि है, ये जो टाइप है वो है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड में लिख रहे हैं हम लोग। ये जो कॉमा लगा लगा कर अलग करने वाली कहानी है ना, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्मेट। याद कर लो, रोस्टर विधि या फिर सारणी विधि भी बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अब बच्चा बच्चा जानता है ये बात को, स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 एलिमेंट आए। एलिमेंट्स को कॉमा से देखो अलग अलग कर दिया है और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्मेट हो गई? रोस्टर फॉर्मेट हो गई। जैसे एक और एग्जाम्पल, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, चलते चले जाओगे, खत्म नहीं होगी। तो इनके एलिमेंट्स को क्या करेंगे? कॉमा से अलग अलग कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अच्छा चलो, इसमें लिखा है अंत के बिंदु जिनकी संख्या 3 होती है यह बतलाते हैं कि इन विषम संख्याओं की सूची अंतहीन है। मतलब ये 3 डॉट लगा दिया ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, यही कह रहा है वो। चलो आगे देखो, नोट करने वाली बात यह है कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। इस प्रकार उपर्युक्त समुच्चय को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे तुमने अगर कोई सेट लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, तो इस सेट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 5, 2, 1, 4, 3। यानी क्रम का कोई भी सीन नहीं होता है इसमें, समुच्चय में। तुम आगे पीछे अवयवों को लिख सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। बस क्या है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, और सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। सीक्वेंस डजंट मैटर, ठीक है। तो तुम ऐसे भी लिख दो वो भी सही है, ऐसे भी लिख दो वो भी सही है, ठीक है। नोट यहाँ पर एक लगाया, अगर एनसीईआरटी ने नोट लगाया तो तुम उसको अच्छे से पढ़ो फिर एक बार। ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। जैसे मेरा नाम है कृष्णा, अरे कृष्णा हटाओ, इसमें तो कोई लेटर रिपीट हो ही नहीं रहा है। एक बढ़िया सा नाम लिखता हूँ, अरे यार रबड़ कहाँ गई। देखो मैंने लिखा पीयूष, ठीक है, पीयूष। मैंने कहा इस नाम के लेटर्स का एक समुच्चय बना के दो मुझे तुम। इस नाम के जो लेटर्स आ रहे हैं उनका समुच्चय बनाओ। समुच्चय में क्या करते हैं हम? एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो पी, फिर ई, फिर से ई, फिर वाई, फिर यू, एस और एच। अब इन लेटर्स को क्या करेंगे? एलिमेंट्स बन गए ना ये, इनको कॉमा से पृथक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे कॉमा से।
और कर्ली ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा सेट बन गया। बट ये सेट गलत है अभी। गलत इसलिए क्योंकि इसमें ई रिपीट कर गया है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो हमें एक ई को हटाना पड़ेगा। तो जैसे हम एक ई को हटाएंगे, अब ये सेट हमारा सही बन गया है। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा था कि स्कूल जो है वर्ड, स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय बनाना है तुम्हें, तो हमने लिखा SCHOL, इसमें 2 ओ थे, हमने सेट जब बनाया तो एक ही ओ लिखा, क्योंकि सेट में कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला देखो, अगली विधि है समुच्चय निर्माण विधि। ये क्या है? किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। मतलब क्या कह रहा है ये? जब भी तुम कोई भी सेट लिखोगे ना, कोई भी सेट, वो सेट फॉलो करता है एक प्रॉपर्टी को। इसको, एक प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है, और अब की बार सेट बनाते समय वो प्रॉपर्टी ही लिख देनी है तुम्हें। यानी ये एलिमेंट नहीं लिखने कॉमा कॉमा करके, ये तो रोस्टर फॉर्मेट है। जब तुम वो प्रॉपर्टी लिख दोगे ना पूरी कि ये एक ऐसी संख्या है हिंदी में, तो उसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तुम निर्माण कर रहे हो समुच्चय का। जैसे समुच्चय AEIOU है, इसको कैसे लिखोगे तुम? कि सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है, एक प्रॉपर्टी इनमें क्या, कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, और इसमें इस प्रॉपर्टी वाला कोई दूसरा अक्षर नहीं है। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। इस समुच्चय को वी से निरूपित करते हुए हम लिखते हैं कि, अब इन्होंने वी से निरूपित किया है, तुम किसी भी लेटर से निरूपित कर सकते हो। तुम एक्स कर दो, वाई कर दो, ए कर दो, डजंट मैटर। ठीक है, इन्होंने वी लिखा है। एक्स, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलेंगे? सच दैट। एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब क्या कह रहा है ये? वी बराबर, सबसे पहले तो एक हमें लेटर लिखना पड़ेगा, स्मॉल लेटर। एक्स भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो। समझ गए? एक लेटर लिखना पड़ेगा, मतलब इस समुच्चय में लेटर्स हैं। ठीक है, इस समुच्चय के एलिमेंट्स हैं। लेटर नहीं बोलूंगा मैं, एलिमेंट बोलूंगा। अब वो इस प्रकार है। सच, ये क्या है? ये तुम्हारा है सच दैट। इसकी हिंदी क्या होती है? इस प्रकार है। यानी ये जो वी सेट है, इस सेट में क्या है? एक एलिमेंट है एक्स, और वो एक्स इस प्रकार है। अब क्या है? वो तुमको प्रॉपर्टी लिख देनी है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये जो फॉर्मेट लिखा तुमने, और जो फॉर्मेट यहाँ ये लिखा था, दोनों सेम ही हैं। इसको देखोगे तो ये भी क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। और इसको लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा होता है, सबसे पहले एक हम लेटर लिखते हैं, एक अवयव लिखते हैं, फिर बताते हैं कि ये अवयव इस प्रकार है, और उसका रूल लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एक सेट लिख रहा हूँ इस वाले फॉर्मेट में, 2 4 6 8। ये लिखा मैंने, कौन सी फॉर्मेट में है ये है रोस्टर फॉर्मेट में। और तुमको इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेट बिल्डर, इस वाली विधि को, समुच्चय निर्माण विधि को। तो सेट बिल्डर में कैसे लिखोगे? इसमें रूल देखना पड़ेगा हमें। तुमने लिखा वी बराबर, सबसे पहले तो एक एलिमेंट बना देंगे, तो एलिमेंट मैंने एक्स बना दिया। अब यहाँ पर तुम कुछ भी बना सकते हो, तुम चाहो तो ए बना दो। चलो ए बना दिया मैंने। वी इक्वल टू, वी तो सेट हो गया, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं, जिसको मैंने ए बोल दिया। अब ये एलिमेंट किस टाइप का होगा, उसका रूल लिखेंगे हम, सच दैट। अब इसमें रूल फाइंड आउट करो, क्या रूल तुम्हें दिख रहा है? कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है? क्या ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं? 2 4 6 8, हाँ इवन नंबर्स तो हैं, और 10 से छोटे भी हैं। तो हमें क्या दिख गया? ए कॉमा 10 से छोटी सम संख्या है। लो भाई, ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्मेट, ये था रोस्टर फॉर्मेट। इसको तुम अगर लिखना चाहोगे तो ऊपर वाली लाइन ही आएगी। 10 से छोटी सम संख्या लिखोगे तो यही तो आएंगी। तो ये दोनों विधि होती हैं। ठीक है, थोड़ा इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक एक्स का प्रयोग करते हैं। तुम एक्स नहीं, तुम ABC कुछ भी लिख सकते हो। देखा, एक्स के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अक्षर YZ आदि, जिसके उपरांत कॉलन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉलन, जिसका मतलब होता है सच दैट। कॉलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं, मतलब प्रॉपर्टी लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे? मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। ठीक है, ओके, हो गया, क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों विधियाँ तुमको क्लियर हो गई होंगी, रोस्टर क्या होता है और समुच्चय निर्माण विधि क्या है। ठीक है, नाम भी याद रखना, रोस्टर को क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर मतलब सारणी विधि, और समुच्चय निर्माण क्या? सेट बिल्डर है।
देखो एक एग्जांपल देखो, इसको पहले पढ़ना सीखो। इसको कैसे पढ़ोगे तुम, a बराबर x सच दैट x, मतलब x इस प्रकार है। अब किस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है, मतलब ये जो भी एलिमेंट्स बनेंगे ना x के, वो प्राकृत संख्याएं बनेंगे। और वो क्या होगा, 3 से तो बड़ा होगा x और 10 से छोटा होगा x। तो कौन कौन से बनेंगे, अगर मैं कहूँ इसको तुम लिखो रोस्टर फॉर्मेट में, तो 3 से बड़ा कौन आएगा प्राकृत संख्या, 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, बस। क्योंकि 10 से छोटे ही लेने हैं हमें, 10 भी नहीं लेना है। और इसको क्या करेंगे, मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो इसी लिखी हुई बातचीत को ये कर दिया हमने रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट। बोलो समझ आया, बहुत अच्छे। चलो देखो आगे, ओके ओके, चलो ये सब तो हो गया, इसको हटाओ। अब यहाँ देखो ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, वीडियो को पॉज करो, ठीक है। वीडियो पॉज करने के बाद खुद से बनाओ इनको तुम एक बार, और जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो कॉपी पेन पर। यहाँ जबान मेरी चल रही है, कान तुम्हारे उसे सुन रहे हैं। यहाँ मेरा हाथ चल रहा है डिस्प्ले पर, तुम्हारा हाथ चलना चाहिए तुम्हारी पेन कॉपी पर, ठीक है। तभी क्वेश्चन बनेगा तुमसे। ये है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब इसके सॉल्यूशन को तुमको रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखोगे इसके सॉल्यूशन को बताओ। फैक्टर्स किए हैं बचपन में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 -1 कॉमन लिया, एक्स प्लस 2, तो आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 बराबर क्या चल रहा था, 0। फैक्टर करना आता होगा ना भाई, बोलो हाँ या ना। चलो तो यहाँ से x बराबर क्या क्या आ जाएगा, -2 आएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमारे सेट में कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, एक तो माइनस का 2, 1, इसको कोई भी नाम दे दो तुम एक। लो भाई आ गया ये आंसर, ठीक है। देखो ये चीज़ तो तुमने पढ़ी थी पहले, ये तो फैक्टर करना बेसिक है यार, क्लास 6 क्लास 7 की बात है। यहाँ तक तो तुम पहुँच गए थे। अब ये जो आंसर आया है ना भाई, x की वैल्यू जो आई है वही तो हल है, और उस हल को किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो लिख दिया हमने रोस्टर रूप में, ठीक है। चलो अगला है कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। सोच लो ना, सबसे पहले तो कोई भी नाम दे दो। चलो इस बार b नाम दे देते हैं सेट को, बराबर मझले कोष्ठक में लिखना ही पड़ेगा, चाहे समुच्चय निर्माण विधि हो चाहे वो रोस्टर रूप हो, हमें तो मझले कोष्ठक में ही लिखना है। अब तुमको ऐसे ऐसे नंबर्स यहाँ डालने हैं जिसका स्क्वायर 40 से छोटा है हमेशा। इसमें चलो 1 डालें, 1 का स्क्वायर 1, 40 से छोटा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड, तो इसमें 1 आ जाएगा। धन पूर्णांक लेने हैं, मतलब पॉजिटिव वाले लेने सारे के सारे। 2 डालोगे तो क्या निकलेगा, 2 डालोगे 4 निकलेगा, 40 से छोटा है तो 2 भी आ जाएगा इसमें। 3 का वर्ग 9, 3 भी आ जाएगा। 4 का वर्ग 16, 4 भी आ गया। 5 का वर्ग 25 यानी 5 भी आ गया। 6 का वर्ग करोगे तुम क्या, तो कितना आएगा, 36 आएगा। 40 से तो छोटा है 36, तो इसमें 6 भी आ जाएगा। 7 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 7 49, तो 40 से तो बड़ा हो गया, ये हमें चाहिए था 40 से छोटा, तो इसमें 7 नहीं आएगा। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसको यहीं पे मझले कोष्ठक लगा करके 5 के बाद 6 और इसको कर दो बंद। तो ये जो भी बातचीत लिखी थी ना, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्मेट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि a बराबर a की सेट दिया है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तुमको। अब क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में, तो कोई इशू नहीं है। नाम तो पहले ही सेट का, तो हमने लिख दिया सेट का नाम। फिर तुमको इक्वल लगा के मझला कोष्ठक लगाना पड़ेगा। फिर क्या बताया था, एक एलिमेंट लिखेंगे x, फिर लगाएंगे सच दैट, और अब लिखेंगे वो रूल जो इसमें तुम्हें रूल ढूंढना है। अच्छा इसमें क्या है, ये 2 का वर्ग दिख रहा है, ये 3 का वर्ग दिख रहा है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, स्क्वायर नहीं चल रहा है ये सबका स्क्वायर, ये तो 1 का वर्ग है, डॉट 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 डॉट। तो क्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग नहीं है। ये देखो एक प्राकृतिक संख्या है, 2 भी, 3, 4, 5, ये सारी की सारी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिखा है ये। बस तुमको प्रॉपर्टी मिल गई, अब तुम लिख दोगे यहाँ पे। कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। अब इस रूल ने पूरा कुछ डिफाइन कर दिया। अब इसको तुम यहाँ पर भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे तुमको अगर ये फॉर्मेट दे दिया, तुमको कहा कि समुच्चय निर्माण विधि है, इसको रोस्टर रूप में लिखो, तो कैसे लिखोगे, a बराबर, अब इस रूल को ब्रेक करना है।
x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। सबसे पहली प्राकृत संख्या कौन है? एक। तो एक का वर्ग कितना आया? एक आ गया। फिर दो का वर्ग किया कितना आया? चार, तो चार लिख दिया। फिर तीन का वर्ग करोगे कितना आएगा? नौ। चार का वर्ग करोगे कितना आएगा? 16। देखो वही मिलता जाएगा, लास्ट में डॉट डॉट डॉट, बस। समझ आया? इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहां से आप इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हो। अगला है कि समुच्चय है हमारे पास ये, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? निर्माण रूप में, मतलब एक रूल फाइंड आउट करना है तुमको। अब इसमें देखो ना तो सम संख्या दिख रही है ना विषम संख्या दिख रही है। इसको तुम पता है ऊपर वाले क्वेश्चन को एक तरीके से और लिख सकते हो। जैसे तुम अगर ध्यान से देना, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल वे में लिख दिया था इसको थोड़ा सा ऐसे भी तो लिखा जा सकता था कि x एक धन पूर्णांक है जिसका वर्ग 40 से कम है। समझना मेरी बात को। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और इसको हटा के ये हिंदी लिख देता जिसका वर्ग 40 से कम है, उसी हिंदी को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने मैथमेटिक्स में, तो बात तो सही रही ना, कोई दिक्कत नहीं रही, उसमें लिखने में आसानी होगी। तो हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x, क्या लिखेंगे इसको हम, इज इक्वल टू एन स्क्वायर, x इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। देखो बात वही रही कि नहीं रही? n एक प्राकृत संख्या है जिसका वर्ग तुम्हारा एलिमेंट बनेगा। देखो एलिमेंट वर्ग ही तो बन रहा है, तो बस इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसमें तुम देखोगे, कलर चेंज कर लूँगा। देखो इसको तुम देखोगे, इसमें ना तो कोई प्राकृत संख्या दिख रही है मुझे, ना प्रॉपर परमेय है। ये परमेय तो है बट प्रॉपर्टी कोई रूल नहीं दिख रहा मुझे, सम विषम कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या करोगे? देखो ये लिखा है 1/2, उसके बाद है 2/3, उसके बाद क्या है 3/4। तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो 2 नीचे था वो फिर ऊपर आ गया, जो 3 नीचे था वो फिर ऊपर आ गया है। बोलो हाँ या ना? तो इसको कैसे लिखोगे तुम? 1/2, फिर है 2/3, फिर है 3/4 और 4/5, 5/6 और 6/7। अब देखो रूल बनाना है तुम्हें। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/1 + 1, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ऐसा लिख दूं 2/2 + 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 ही है। तो 3/4 को लिख दूं मैं 3 और बटे में 3 + 1, 4/4 + 1, 5/5 + 1, 6/6 + 1। कोई दिक्कत हुई इसमें? देखो 1/2 यही है, 2/3, 3/4 वही सब लिखा है। बट अब एक रूल दिख रहा है तुम्हें। रूल क्या दिख रहा है? अगर ऊपर कोई नंबर है वही नंबर नीचे लिख करके एक जोड़ रहे हो, ऊपर जो नंबर है वही नीचे लिख करके एक जोड़ रहे हो, ऊपर कोई नंबर है वही नीचे लिख करके एक जोड़ रहे हो, मतलब अगर ऊपर n है तो नीचे क्या आ रहा है? n+1 आ रहा है। ये रूल एक दे दिया हमने, जनरल रूल। अब ऐसे संख्या कब तक लिखोगे? बूढ़े हो जाओगे तुम। इसको रूल दे दिया हमने, ये रूल बना भाई हमारा। ऊपर अगर n है तो नीचे n+1 हो रहा है, और n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? 1 से लेकर के 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। इसमें पॉइंट वाले जैसे 0.1 नहीं आएगा, बटे वाले नहीं आएगा, ठीक है। तो अब n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तो ऊपर वाला ही मिल जाएगा तुम्हें भाई। सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है? 1 डालो इसमें, चलो तो 1/n की जगह 1, फिर प्लस का 1, तो क्या आ गया? 1/2 ही तो आ गया। हाँ अब समझ में आया? तो हमने क्या कर दिया है? एक रूल बना दिया है। साफ क्यों नहीं हो रहा है? चलो समझ आ गया होगा ना अब? अब देखो इसका रूल क्या बना है? इसका रूल बना है n/n+1। अब समुच्चय निर्माण में कैसे लिखोगे? सबसे पहले एक नाम दे दिया बराबर, उसके बाद x सच दैट x इक्वल टू n/n+1, ये रूल हो गया। अब बताना पड़ेगा ना ये n है क्या, तो बताओ, जहां n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत बोल दो, प्राकृतिक बोल दो, नेचुरल बोल दो, सब एक ही बात है, प्राकृत संख्या है। बोलो बनाना आ गया अब ये समुच्चय निर्माण विधि में?
चलो और एग्जांपल देखो, यहाँ से और अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे। इधर तो लिखा है रोस्टर फॉर्मेट और इधर लिखा है समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्मेट। तुमको मैच कराना है। ये PRINCAL, यहाँ देखो एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। प्रिंसिपल का तुम अगर सेट बनाओगे तो इसमें 2 बार पी है तो हम एक ही बार पी लेंगे। इसमें देखो एक ही बार पी आया है, ठीक है। आई 2 बार है, हम एक ही बार लेंगे, इसमें एक ही बार आई आया है। प्रिंसिपल और तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। तो एक को किससे कनेक्ट करेंगे हम? डी से कनेक्ट कर देंगे। ये क्या है? 0 है और मझले क्वेश्चन में बंद है। अच्छा, यहाँ देखो किससे मैच करोगे? x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। 18 का भाजक कौन कौन है? देखो ये है, 1 से 18 कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, और सारे के सारे धन पूर्णांक भी हैं, तो ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। इसको देखोगे तो x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। इसको सॉल्व करो तो यही तो आएगा, x प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर 0। मतलब यार ये 3 का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया तो x बराबर क्या क्या मिलेगा? -3 मिलेगा और प्लस का 3 मिलेगा। देखो -3 प्लस 3 यही तो है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा साफ करके लिखता हूँ मैं। ये कनेक्ट हुआ इससे, ये कनेक्ट हुआ 18 वाले से, और ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। तो अब जो 0 बच रहा है ना भाई, x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1, x प्लस 1 बराबर में 1। तुमको ऐसा नंबर सोचना है x जिसको 1 में जोड़ने पर 1 ही रहे, तो यार 0 ही तो आएगा। वो 0 में 1 जोड़ोगे तभी तो 1 आएगा। वो बोल रहा है ये पूर्णांक है, मतलब पूरा पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक होता है। वैसे भी इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x बराबर ये 1 था, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर अल्टीमेटली क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब ये जो भी सेट बनेगा उसमें क्या होगा? उसमें एक एलिमेंट होगा 0। ध्यान रखना ये 0 भी एक एलिमेंट में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? एलिमेंट में। इसमें एक एलिमेंट है। ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं अभी तुम्हें, तो ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। चलो भाई, एक ये प्रैक्टिस होगी तुम्हारी अच्छी सी। देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या क्या समुच्चय है और है तो क्यों है। तो मुझे अभी तो यही फाइंड आउट करके बताओ कि कौन कौन समुच्चय है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या तुम ऐसा संग्रह कर सकते हो? हाँ भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ये 3 ही महीने हैं जो जैसे प्रारंभ होते हैं, तो इनका समुच्चय बना सकते हैं। आज भी यही 3 रहेंगे, कल भी यही 3 रहेंगे, 10 साल पहले भी यही 3 थे, तो ये वेल डिफाइंड है, ये बदल नहीं रहा है। तो ये आंसर हो गया इसका मतलब ये समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। नहीं, ये समुच्चय नहीं है। हो सकता है मेरे लिए कोई 10 अलग प्रतिभाशाली लेखक हों। मुझे कॉमेडी की कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को जोश वाली किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसके लिए वो अच्छे राइटर्स हो जाएंगे। ये समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अगेन दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे लिए विराट कोहली है, किसी के लिए तेंदुलकर है, ठीक है, ये नहीं बनेगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, एक क्लास है, क्लास में तो बालक डिफाइंड होते हैं कि हाँ इसमें 10 बालक हैं, इसमें 15 बालक हैं, तो वो तो डिफाइंड है भाई। इसमें राम है, श्याम है, मोहिनी है, ठीक है, तो ये तो डिफाइंड है, ये क्लास के बालक नहीं बदलेंगे, तो ये समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। क्या इनको तुम काउंट कर सकते हो या फिर इनका एक संग्रह बना सकते हो? हाँ भाई बना सकते हैं। 1 2 3 4 अप टू 99, यही तो रहेंगी। क्या ये कभी बदलेंगी? कभी नहीं बदलेंगी, तो ये भी एक सेट है तुम्हारा। तो जो वेल डिफाइंड है, जो कभी चेंज नहीं होता है, वो सेट होता है, ठीक है। आगे देखोगे तो यह लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद जी ने जो भी उपन्यास लिखे हैं, अब ये तो चले गए, उपन्यास इनके जो भी लिखे हुए हैं क्या वो कभी चेंज होने वाले हैं? कभी चेंज नहीं होंगे। उनका एक संग्रह बना हुआ है कि हाँ इन्होंने ये किताबें लिख दी हैं, अब वो जिंदगी भर, इनके मरणोपरांत भी, ये तो चले गए हैं, ये किताबें सेम ही रहेंगी, कभी नहीं बदलेंगी, तो ये भी एक संग्रह है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। क्या ऐसा कोई सेट बना सकते हो तुम? सम पूर्णांक कौन कौन से? 2 4 6 8 10 ... अब ये मत सोचना तुम कि भैया ये तो हम गिन ही नहीं पा रहे कहाँ तक जा रहे हैं, तो इसका संग्रह कैसे बनाएंगे। देखो वो परिभाषा कहती है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। गिन पाओ ना गिन पाओ वो एक अलग कहानी है, नहीं गिन पा रहे तब भी वो सेट है, वो अपरिमित सेट है, पढ़ाऊंगा भी आगे। और गिन पा रहे हो तो वो परिमित सेट है, बट वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक रूल लगना चाहिए। तो ये सारे के सारे वेल डिफाइंड हैं। अगर सम संख्या है तुम आज पूछोगे किसी से तो वो यही बताएगा, कल पूछोगे तब भी यही बताएगा, 10 साल पहले पूछते तब भी यही बताता, तो ये क्या है? ये भी एक तुम्हारा सेट हो जाएगा।
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। क्या तुम कर सकते हो? जितने भी क्वेश्चंस आए इस चैप्टर में उनका तुम एक सेट बना सकते हो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा एक कॉपी में नोट कर करके, तो ये भी एक सेट हो जाएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये सेट नहीं है। किसी के लिए शेर खतरनाक है तो कहीं शेर को पाल रखा है किसी ने। कोई तो कुत्ते को पालता है, बड़ा प्यारा कुत्ता होता है, और कोई कुत्ता पागल हो जाए तो वो खतरनाक हो जाता है। ठीक है, चींटी कान में घुस जाए तो वो खतरनाक है, वरना चींटी की क्या औकात है, मसल दोगे उसको तुम। तो ये तो भाई सेट नहीं है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा थोड़ा थोड़ा कि सेट क्या है क्या नहीं है। चलो एक और एक्सरसाइज लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर तुमको एक सेट दे दिया उसने। अब रिक्त स्थानों में भरना है तुमको। क्या भरना है? या तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हो तुम? बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हो? डज नॉट बिलोंग्स टू। अभी बताया मैंने, ठीक है। तो 5 ए में बिलोंग कर रहा है क्या? देखो, क्या इस ए वाले सेट में, मतलब इस कहानी में 5 है कहीं? ये रहा भाई साहब। तो 5 तो ए में बिलोंग कर गया तो हम क्या पढ़ देंगे? 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे हम कभी भी ए बिलोंग्स टू 5। इसका मतलब क्या है? ये जो ए है वो 5 में है, ऐसा तो है ही नहीं। ये जो 5 है वो तुम्हारा ए में है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो जो एलिमेंट है उसको आगे लिखेंगे। क्या 8 बिलोंग कर रहा है? क्या इसमें कहीं 8 दिखा तुम्हें? नहीं है, तो हम कर देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या 0 है? 0 भी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या 10 है? 10 भी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या इसमें 2 है कहीं? 2 तो ये देखो लिखा है मैं, तो 2 तो ए में बिलोंग कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। क्या 4 है? 4 है, तो 4 ए में बिलोंग कर रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। लो भाई भर दिया, एक और एक्सरसाइज कंप्लीटेड। अगला देखो, निम्न में से समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है तुमको, मतलब वही कॉमा लगा लगा कर एलिमेंट को लिखना है रोस्टर फॉर्मेट में। ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्मेट हैं। देखो मजा कोष्टक लगाया, पढ़ो इसको। a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और इस रूल से वो डिफाइंड है। मतलब तुमको ऐसे एलिमेंट बनाने हैं। एक्स मतलब क्या है? ये वेरिएबल है, ये बदलेगा, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, मतलब एलिमेंट्स देगा तुम्हें। किस रूल से देगा? कि वो सारे के सारे पूर्णांक होंगे। पूर्णांक क्या? पूर्णांक 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, और -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, डॉट डॉट डॉट। सारे माइनस वाले नंबर, सारे प्लस वाले नंबर, 0 भी, बस इसमें पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक है, अब ऐसे पूर्णांक लिखने हैं कि -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा कौन होगा? -2, -4 नहीं होगा, उससे बड़ा -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। क्या 7 आएगा इसमें? बताओ मेरे भाई, 7 नहीं आएगा। अगर यहाँ पर इक्वल्स भी लगा होता ऐसा, तो क्या होता? 7 से छोटा या बराबर, तो हम 7 को भी इंक्लूड कर लेते। बट यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, ये सिर्फ 7 से छोटे चाहिए हमें। 7 से छोटे कौन है? 6 तक रहेगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्मेट। अगला है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो देखो, अब रोस्टर फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 6 से कम 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ध्यान रखना, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 पूर्ण संख्या है, पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5। देखो क्रम का कोई मतलब नहीं होता एलिमेंट्स में, मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये भी सही है लिखना, ये भी सही है लिखना। आगे पीछे कर दो, 3, 4, 2, 1, 5 कर दो, वो भी सही है। सी क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। सोचो भाई, देखो 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती हैं? 10 से। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यही तो होती है 2 अंकों की संख्या है। चलते 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 कहाँ तक जाएंगी? 99 तक जाएंगी। अब तुमको ऐसी संख्याएं चूज करनी है जिसके अंकों का योग 8 है। देखो वो उसने बोला है प्राकृत संख्याएं, मतलब तुम्हें यही नेचुरल नंबर्स ही लेने हैं। अगर वो यहाँ कह देता कि पूर्णांक संख्याएं, तो माइनस वाले नंबर्स भी लेने पड़ जाते तुम्हें। ठीक है, इसीलिए उसने आसान कर दिया। चलो, क्या इनके अंकों का योग 8 है? 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 और 1 3, नहीं, ये 6 और 1 क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, 7 और 1 क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। मतलब 17 जो है हमारा एक, इसके अंकों का योग 8 हो रहा है। ठीक है, तो बस इन्हीं को तुमको सोच सोच के अब लिखना है। चलो लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हमारा क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, 1 और 7 8। अब देखो
1 को बढ़ा दो 2 और 7 को 1 घटा दो 6, अगली 26 मिलेगी तुमको। अब 2 को बढ़ा दो 3 और 6 को घटा दो 5, 35 मिलेगी। 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8। भाई अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो बस 3 को बढ़ाया 4 और 5 को घटाया 4, 4 को बढ़ाया 5, 4 को घटाया 3। बस उल्टा कर दो अब। 26 था तो 62 हो जाएगा, 17 था तो 71 हो जाएगा। बस अब 2 अंकों की कोई संख्या नहीं आएगी जिसका योग तुम्हारा 8 हो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो तुम 80 की लाइन में चले जाओगे। अब इसके बाद जो भी आएगा 8 और 1 9, 8 तो 10, बढ़ता जाएगा योग। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया होगा। इरेजर क्यों नहीं आ रही भाई? हैंग कर रहा है थोड़ा सा। देखो अगला है, x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। देखो 60 की भाजक का मतलब क्या है? जो 60 को डिवाइड कर दे। जैसे मैं कह दूं 20 की भाजक बताओ, तो 1 से 20 कट जाता है, 1 सबका भाजक होता है। 2 से 20 कट जाता है, 2 धाम 20, तो 2 भी भाजक है। 3 से कटता है नहीं, तो 3 नहीं आएगा। 4 से कट जाता है 20, 4 आ जाएगा। 5 से कटता है 5 आ जाएगा। 6 7 8 9 से नहीं कटता, 10 से कटता है 10 आ जाएगा। फिर सीधा किससे कटता है? 20 से, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि एक अभाज्य संख्या है। अगर इसमें बोल दूं ऐसी एक अभाज्य संख्या बताओ जो 20 का भाजक हो, तो सबसे पहले हमने देखा 20 का भाजक कौन था? ये सारे नंबर 20 के भाजक थे। अब इसमें से अभाज्य और निकाल लो तुम। बस अभाज्य, अभाज्य कौन कौन होते हैं? जो खुद से कटें सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ठीक है, और 2 से तो बिल्कुल ना कटें। 1 अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ये होती है कि जो खुद से कटे, सिर्फ खुद से डिवाइड हो। 2 से कटना ना कटना वो सम और विषम होता है। ठीक है, सम और विषम। भाज्य अभाज्य में ये होता है कि भाज्य संख्या जो होती है वो खुद से भी कटती है और बाकी नंबर से भी कट जाती है। अभाज्य क्या होता है? खुद से डिवाइड होता है सिर्फ और सिर्फ। तो 1 खुद से ही डिवाइड होता है, 2 खुद से ही डिवाइड होता है, 2 भी अभाज्य है। 4 अभाज्य नहीं है, 5 सिर्फ खुद से कटता है तो अभाज्य हो गया। 10 और 20 अभाज्य नहीं है। तो वैसे तो 20 के इतने सारे भाजक थे, और जब मैंने कह दिया कि अभाज्य भाजक बताओ, तो 1 2 और 5 ही आया सिर्फ और सिर्फ। तो बस ऐसे ही तुम्हारा कुछ कुछ क्वेश्चन है। ये क्या है? 60 है, 60 का एलसीएम ले लो। अगर तुमको दिमाग में नहीं सोच पा रहे हो तो एलसीएम ले लो। तो 2 तिया 6 30, फिर 15 दूनी 30, फिर 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। तो ये सारे के सारे क्या आ गए? ये सारे के सारे इसके भाजक आ गए। इसमें से कौन से भाजक चूज करने हैं तुमको? 60 के अभाज्य भाजक। 2 एक अभाज्य भाजक है। अब एक ही बार लिखेंगे हम सेट में, 2 बार इसमें 2 आ रहा है तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे। 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 5। तो वो काटने को तो 4 से भी कट जाएगा ये 60। ये 15 चौको 60 कट गया। बट 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। ठीक है, तो ये तो अभाज्य हो गई। अभाज्य निकालने थे ना, तो 2 3 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का भी देख लो, यहाँ पे दिखा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बना दें कि भाई कॉमा लगा के तो करना है हमें। ध्यान रखने वाली बात यह है, इन सारे लेटर्स को कॉमा लगा लगा के अलग कर दो, और जो जो रिपीट हो रहा है उनको सिर्फ एक बार लिखो। जैसे टी रिपीट हो रहा है तो हम एक ही टी लिखेंगे, आर रिपीट हो रहा है तो हम एक ही आर लिखेंगे। तो टी कॉमा आर आई, इसको साफ कर देता हूँ मैं। चलो देखो, टी आर आई जी ओ एन, देखो टी आर आई जी ओ एन, अब फिर से ओ नहीं लिखेंगे हम, एम लिख देंगे, एम। फिर ई है एक बार तो ई लिख दिया। अगेन टी है, हम नहीं लिखेंगे। आर है, नहीं लिखेंगे क्योंकि हम टी और आर लिख चुके हैं पहले। फिर वाई बचा तो हमने वाई लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया समुच्चय, इसमें कोई रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ये आप बताओगे मुझे कमेंट में, और मैं पढ़ूंगा कमेंट। मैं खुद उसकी कमेंट को लाइक करूंगा जो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले बताएगा मुझे। ठीक है, बेटर के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय तुमको बताना है मुझे। बता दोगे? इतना तुम भरोसा करता हूँ तुम पे, तुम बता दोगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, मैं कलर चूज कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तुम्हें। समुच्चय निर्माण में मतलब एक प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12। इस पर देखो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। क्या तुमको ऐसा नहीं दिख रहा है? 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12।
नहीं दिख रहा है ऐसा, यानी ये जो भी लिखा है क्या वो 3 का मल्टीपल है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन को तुम कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक नाम देंगे हम ए इज इक्वल्स टू, ये तो हमें आता ही करना, कर्ली ब्रैकेट लगाया, लिखा हमने एक्स एक एलिमेंट है इसमें जो कि निकलेगा, सच दैट एक्स, अब वो एक्स किस रूल से डिफाइन है, एक्स 3 का गुणज है, बोलो हाँ या ना, गुणज है। और ये 3 का गुणज है कि नहीं, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 का गुणज है। बट 3 का गुणज तो 15 भी होता है, तिरछंग 18 भी होगा, 21 भी होगा, तो उनको क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि ये कह रहा है कि 3 से लेकर के 12 तक ही तुम्हें लेना है सिर्फ और सिर्फ। तो हमें साइड में लिखना पड़ेगा कि ये जो x है वो 3 से तो बड़ा है और बराबर भी है, और 12 से छोटा है और बराबर भी है। तो हमने एक रूल भी लिख दिया और इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये चीज़ होगी हमारी समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो अगला है 2, 4, 8, 16, 32। इसमें तुम्हें ऐसा दिख रहा है क्या है, 2 की पावर 1, फिर इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो हमें एक रूल दिख गया कि अल्टीमेटली 2 की पावर बन रही हैं। पावर क्या, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या इसको हम 2 की पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहाँ पर हम बता देंगे कि n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, और उस नेचुरल नंबर को हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 1 से लेकर के 5 तक ले रहे हैं। तो हम साइड में लिख देंगे n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या बराबर है और 5 से छोटी या बराबर है। तो अपनी पूरी कहानी इस एक लिखी हुई फॉर्मूले में आ गई, प्रॉपर्टी में आ गई। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखने का तरीका देखो अब तुम। ये क्या हो गया इसमें यार, कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम, कोई भी नाम दिया हमने सेट का, ए इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने, अब लिखेंगे हम x सच दैट x इस प्रकार है, किस प्रकार है कि x बराबर है 2 की पावर n। अब इसी 2 की पावर n से ये सारे के सारे एलिमेंट निकलेंगे, कैसे, तुमको बताना पड़ेगा ना ये n क्या है। तो लिखेंगे हम साइड में n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या तो कई हैं, 1 से लेकर के अनंत तक जा रही हैं, बट इसमें तो तुम कहाँ तक गए थे, 2 की पावर 5 तक गए थे, स्टार्ट किया था 2 की पावर 1 से, तो वो भी लिखना पड़ेगा कि 1 से तो बड़ा लेना है तुमको n, और 5 से छोटा या बराबर लेना है। और मझले क्वेश्चन इसको बंद कर दो, तो ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख गया है। ठीक है, अब सेम ये तीसरा, चौथा और पाँचवा क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं, खुद से रूल आइडेंटिफाई करना है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेकंड, ओके। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर कह दो या रोस्टर कह दो, बात एक ही है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसको कैसे लिखोगे समुच्चय में, रोस्टर विधि में, सूचीबद्ध में, विषम प्राकृत संख्या लिख दो, 1, उसके बाद 3, कॉमा लगा के अलग करेंगे ना 5, 7 और डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कहा है कहाँ तक रुकना है हमें। विषम प्राकृत तो अनंत है, तो अनंत तो लिखेंगे नहीं हम, 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे। इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, मतलब तुम्हें जो भी वैल्यू लेनी है x की वो पूरी पूरी लेनी है, पूरी 1, 2, 3। बस पूर्णांक में क्या है, माइनस की भी आती हैं और प्लस की भी आती हैं, राइट। चलो इसको थोड़ा सही से लिख लूँ अगर मैं, इसको थोड़ा सा सही से लिख लूँ अगर मैं, तो -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0.5, और 9/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 4.5। अब इसके अकॉर्डिंग है -0.5 से बड़ा हो x और 4.5 से छोटा हो x। तो -0.5 से बड़ा कौन आएगा, बोलो, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ आएगा -0.5, फिर आएगा -1। तो बच्चे गलती करते हैं, -0.5 से बड़ा -1 कर देते हैं, नहीं, माइनस में उल्टा चलता है, -0.5 से बड़ा कौन आएगा, 0 आएगा, 0 आ गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5 लेंगे क्या हम, 5 नहीं लेंगे क्योंकि हमें 4.5 से छोटा चाहिए। तो बस यही आंसर आ गया इस सवाल का।
ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तुमको एक बार पढ़ना आना चाहिए बस, ये आंसर आ गया। इसको देखोगे, ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब प्लस माइनस की पूरी पूरी संख्याएं और जीरो भी, एक्स स्क्वायर जो भी हो वो 4 से छोटा या बराबर हो। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं 4 से छोटा है बराबर, इसमें अगर हम जीरो डालेंगे, जीरो का वर्ग जीरो, 4 से छोटा है बराबर है तो जीरो आ गया, कॉमा अगर हमने एक डाल दिया तो एक का वर्ग कितना होता है, एक। अब एक तो 4 से छोटा है बराबर है, दो डालेंगे तो का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। 4 से छोटा तो नहीं है बट बराबर तो है। 3 डालते ही कहानी बिगड़ जाएगी क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, तो 4 से तो छोटा नहीं है, ये नहीं लिखेंगे हम। मतलब हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2। अब सेम एलिमेंट माइनस में भी आएंगे, -1 और -2, क्योंकि मेरे भाई आप अगर -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 ही आएगा, तो जो यहाँ पर ही आए थे मतलब ये भी नंबर इसमें आंसर में आएंगे। ठीक है, अगला देखो, एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। लॉयल शब्द का अक्षर का सेट बनाना है। सेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुम्हें मझले कोष्टक में लिखना होता है कॉमा लगा लगा कर, और किसी को रिपीट नहीं करना है। तो L, O, Y, A, दोबारा L नहीं लिखेंगे हम, बस हो गया अपना आंसर। अगला है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना है। एक ऐसा महीना बताओ, मतलब ऐसे महीनों का सेट बनाओ। तो महीने तो 12 होते हैं हमारे पास, अब उनमें से 12 में से ऐसे महीनों को चूज करके सेट बनाओ जिनमें 31 दिन आते हों, सॉरी 31 दिन नहीं होते हों, तो फरवरी हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे करते करते इनका सेट बनाना है। ठीक है, तुम खुद कर लेना ये सवाल। चलो क्वेश्चन देखो, यहीं से आते हैं डिफेंस में। अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन की बात की गई है, के से पहले आने वाला A, B, C, D, E, जे के, तो जे तक तुम्हें नोट करना है, के से पहले आने वाले, तो के से पहले जे ही तो आता है। लेकिन क्या व्यंजन, तो ये तो स्वर है, ए ई आई ओ यू आएगा ना, इनको हटा देना, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, बी सी डी एफ, ऐसे करते करते जे तक, ये आंसर आ जाएगा। खुद करना इसको, तुम बता तो दिया ये मैंने। ठीक है, अगला देखो, अगला है रोस्टर रूप में ये लिखे हैं, इधर लिखे हैं समुच्चय निर्माण में, तुम्हें मैच करना है। 1, 2, 3, 6, ये किससे मैच होगा, ओके। एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या और 6 की भाजक, 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये इससे मैच नहीं हो रहा है, ये हो रहा है इससे मैच। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। देखो 1 भी 6 का भाजक है, 2 भी 6 का भाजक है, 3 भी 6 का भाजक है और 6 भी 6 का भाजक है। और मैथमेटिक्स का समुच्चय देखो रहा, ये इससे मैच हो जाएगा। 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो 1, 3, 5, 7, 9, ये इससे मैच हो गया, तो ये वाला इससे मैच हो जाएगा फिर। ठीक है, इधर आओ, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हारी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सबसे पहला आता है रिक्त समुच्चय। मैंने लिखा है रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। एग्जाम्पल, 1 से बड़ी तथा 2 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यार 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई संख्या होती है, नहीं होती है, मतलब ऐसा कोई समुच्चय बन ही नहीं सकता है। उसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट या नल सेट या फिर हिंदी में रिक्त समुच्चय बोलेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, फाई बना करके, तो फाई बना दो या फिर सिर्फ और सिर्फ मझला कोष्टक बना दो, अंदर कुछ भी मत लिखो, अंदर कुछ लिख दिया तो वो एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग, या तो फाई बना के और खाली मझला कोष्टक बना दो, बस ये होता है नल सेट। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है, अगर तुमने मझले कोष्टक के अंदर कुछ भी लिख दिया, जैसे अंदर तुमने फाई लिख दिया और बोला सर फाई तो रिक्त समुच्चय है, ये फाई रिक्त समुच्चय तभी है जब इसको तुम अकेले लिख रहे हो, बट अगर मझले कोष्टक के अंदर लिख दिया तब ये सिंगलटन सेट बन गया, एकल समुच्चय बन गया, इसके अंदर एक अवयव आ गया। वैसे ही जीरो को कोई कोई फाई समझ लेता है, जीरो को रिक्त समुच्चय समझता है, नहीं, ये कह रहा है कि एक समुच्चय है जिसका एक अवयव जीरो है, मतलब ये रिक्त समुच्चय है ही नहीं। तो मैंने लिखा है दीज आर नॉट एम्प्टी सेट्स, इसका PDF दे दूंगा मैं तुमको टेलीग्राम पर। अब परमित और अपरमित क्या है, परमित समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अवयवों को गिन सके। जैसे फॉर एग्जांपल A बराबर AEIOU लिखा मैंने, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तुमने कहा 5 एलिमेंट्स हैं, ओके, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, यानी फाइनाइट हो जाएगा, इसको तुम गिन सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, चलो इनफाइनाइट क्या है, मतलब अपरिमित समुच्चय जिसके अवयवों को ना गिन सके। जैसे सम संख्या का समुच्चय 2, 4, 6, 8 तो अनंत है, तो ये अपरिमित है, इसको नहीं गिन सकते हैं। इसका कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते। कार्डिनल नंबर देखो यहाँ पढ़ाया था मैंने। कार्डिनल संख्या क्या होती है, समुच्चय के अवयवों की संख्या। जैसे A बराबर ये समुच्चय है, ये फाइनाइट है, परिमित है, कार्डिनल नंबर कितना है, 5 है। रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे NA से या फिर NB से या NC से,
मतलब जो भी तुमको समुच्चय दिया हो ना उसको अंदर और n को बाहर, ये बताता है कार्डिनलिटी, कार्डिनल संख्या कितनी है। तो मेरे भाई क्या कभी तुम अपरिमित समुच्चय का कार्डिनल नंबर बता सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम उसको गिन ही नहीं सकते हो। इसका पूछूं इसका n कितना है, तुम तुरंत कह दोगे कितना है, 5 है। ठीक है। समान समुच्चय क्या होता है? देखो समान समुच्चय का मतलब होता है एकदम जेरोक्स, डिट्टो, फोटोकॉपी। ऐसे तो समुच्चय जिनकी कार्डिनल संख्या सेम हो तथा एलिमेंट्स भी सेम हो उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a बराबर हमारे पास ये समुच्चय है, b बराबर ये है। a के कार्डिनल नंबर कितना है, नंबर ऑफ a कितना है, 3, और b का नंबर ऑफ b कितना है, सॉरी इसको साफ कर देता हूँ मैं। देखो a का कार्डिनल नंबर कितना है, आप कहोगे 3, बी का कार्डिनल नंबर कितना है, आप कहोगे कितना, 3। एक कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या एलिमेंट्स भी समान है? देखो 3 1 2, 3 1 2, हाँ नंबर भी समान है। तो हम इसको बोलेंगे ए और बी कैसे सेट है, इक्वल सेट है। इसको बोलते हैं ए और बी इक्वल है। बट एक कहानी और है, एक सेकेंड यार। समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट चीज़ अलग है। इक्विवेलेंट कहती है कि जिसका कार्डिनल नंबर तो सेम हो बट एलिमेंट सेम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए बराबर मैंने लिख दिया KRT और बी बराबर मैंने लिख दिया है 2 4 9। ठीक है। अब मैं कहूँ ए का कार्डिनल नंबर कितना है, तुम कहोगे 1 2 3 एलिमेंट है तो 3 आंसर आ गया। बी का कार्डिनल नंबर कितना है, तुम कहोगे 3 1 2 3 अवयव हैं तो 3 आंसर आ गया। तो कार्डिनल नंबर तो सेम है बट क्या एलिमेंट सेम है? नहीं। यहाँ KRT है, यहाँ 2 4 9 है, एलिमेंट तो सेम है ही नहीं। सपोज कोई एक एलिमेंट अगर सेम भी होता, जैसे मैं यहाँ हटा के इसको कर दूँ 2 4 K कर दूँ, तुम कहोगे सर K यहाँ भी है, K यहाँ भी है, तो उससे मतलब नहीं है, सारे एलिमेंट होने चाहिए सेम। ठीक है, तभी वो इक्वल सेट बनेगा। तो इसको सेम नहीं मान सकते तुम एलिमेंट्स को, इसका मतलब A इक्विवेलेंट है किसके, B के। ये निशान है इक्विवेलेंट का। ठीक है, A समतुल्य B के। क्लियर हो गई ये बात। एक रूल भी लिखा है मैंने यहाँ पर, सभी अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है। जैसे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है। कहने का मतलब जब गिन ही नहीं सकते तो उनको हम रोस्टर में नहीं लिखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ओके। समतुल्य हो गया, समान हो गया। अब देखेंगे हम उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है, बड़ी अच्छी कहानी है, ध्यान से समझना। जैसे मेरे पास एक घर है, ठीक है, इस घर में आपके फादर साहब रहते हैं, मदर रहती हैं, सिस्टर रहती हैं और तुम खुद रहते हो। अब आपके घर में शादी का कार्ड आता है, क्या आता है, शादी का कार्ड आता है, बोलते हैं आपको निमंत्रण जाना है। तो 2 कार्ड आए शादी के, तो पापा कहेंगे यार मैं चला जाता हूँ इस साइड और तुम चले जाओ इस साइड। ठीक है, तो पापा यहाँ आ गए और तुम आ गए यहाँ पर, तो तुम लोग क्या हो, तुम लोग समुच्चय हो, इस वाले घर के सबसेट हो, यानी जहाँ से निकले हो उसको सबसेट बोलते हैं। इनको बोल दो बेटा जी, जहाँ से निकले हैं वो सबसेट हैं। ठीक है, जैसे अब गणित के तरीके से देखो, A बराबर एक समुच्चय है 1 2 3 4 5। अब मैं कह दूं एक B बराबर समुच्चय निकाला मैंने 2 3, तो तुम्हें ये देखना है कि क्या B के सारे अवयव A में हैं। सारे, ध्यान से सुनना शब्दों को, मैं सारे अवयव की बात कर रहा हूँ। अगर कोई एक अवयव है बाकी नहीं है तो वो समुच्चय नहीं होगा। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट, देखो 2 यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गया, मतलब ये जो B सेट है ना, B वो इस A वाले का क्या है, सबसेट है। तो इसको लिखेंगे कैसे, B सबसेट है A का। ये जो मैंने लेटा हुआ चिन्ह बना दिया ना, इसी को बोलते हैं सबसेट का रिप्रेजेंटेशन। इसको बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन सबसेट का। ठीक है, ये कौन सा सेट होता है, ये होता है छोटा वाला सेट, छोटा वाला। और ये क्या होता है, ये होता है बड़ा वाला। ठीक है मेरे भाई, जैसे वहीं मैं कह दूँ, अगर एक C बराबर समुच्चय लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, C बराबर एक समुच्चय लिख दिया मैंने 4 और D बराबर लिख दिया मैंने 1 3 9। अब बताओ क्या ये सबसेट हैं? तो देखो C के सारे अवयव, C में एक अवयव है 4, 4 देखो यहाँ मिल गया, A में मिल गया, मतलब C जो है सबसेट है किसका, A का। D में है 1 3 9, तो A में 1 मिल गया, 3 मिल गया, लेकिन 9 नहीं मिला। इसका मतलब क्या D सबसेट होगा A का, D सबसेट नहीं होगा, तुम काट दिया। इसको पढ़ेंगे डज नॉट सबसेट। क्या पढ़ेंगे, डज नॉट सबसेट ऑफ ए। अधिसमुच्चय वही है जो तुम्हारा उपसमुच्चय होता है। ठीक है, बस उल्टा कर दो। जैसे इसको तो तुमने क्या पढ़ा था, इसको पढ़ा था ये सबसेट है, तो जो बड़ा वाला है ना
वही होता है क्या, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय जैसे a बराबर अगर मेरे पास था 2 3 9 10 और b बराबर मेरे पास इसका कोई छोटा सेट है 3 10 2, तो देखो b के सारे एलिमेंट a में अवेलेबल हैं, मतलब b क्या है, b सबसेट है किसका, a का। ये कहानी तो हम सीख गए, लेकिन इसी को अगर उल्टा लिखना है तो हम लिखेंगे a सुपर सेट है b का। देखो इसी कहानी को घुमा दिया है। तो अधिसमुच्चय क्या होता है, बड़ा वाला सेट a, इसको बोलते हैं अधिसमुच्चय b का। ठीक है। एकल समुच्चय क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव हो, उसको एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि लंबी क्लास हो रही है। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हें लगे कि हाँ कंटेंट बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए, और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट करना, ये बताना कमेंट करके कैसी लगी तुमको क्लास, कितना तुमने एंजॉय किया, कितना सीखा, तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपना जेन्युइन रिव्यू देना, कोई ज़बरदस्ती वाला मत देना, जेन्युइन रिव्यू देना जो भी हो। आपका सपोर्ट ही इस क्लासेस को कंटिन्यू करवाएगा मुझसे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ और टीचिंग मेरा पैशन है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाई आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मैं बेहतरीन तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है, आपको पढ़ा पाऊँगा। तो शेयर कर देना वीडियो को, जो नए लोग हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है मेरे भाई। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जितने भी NDA के बच्चे हैं, IAF के हैं, नेवी के हैं, शॉर्ट ट्रिक्स को भूल जाओ, शॉर्ट ट्रिक्स कभी एग्जाम में काम नहीं आती है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ NCERT फोकस्ड कंटेंट, प्लस जो कल की क्लास आएगी, आज तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया आपको, बेसिक यानी शुरुआत कर दी आज मैंने। कल हम NDA के PYQ करेंगे और PYQ में दिखाऊंगा कि मैंने जो पढ़ाया है आज वहीं से PYQ आए हैं, ठीक है, NCERT से PYQ आए हैं, सारे PYQ कल कराऊंगा। तो कल की क्लास जरूर लेना, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सपोर्ट करते रहो, एंड डोंट फॉरगेट द लाइक वीडियो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।